तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो जो कि है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के ऊपर। ये है हम लोग का पार्ट 1 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमने कंप्लीट कर चुके हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग सभी ने देख लिया है ये वीडियो को। और आज चालू कर रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिसमें पहले तो हम लोग डिफिनेशन से चालू करेंगे। पहले है डिफिनेशन, द बेंडिंग ऑफ लाइट रे फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ when passes obliquely from one medium to another medium is called refraction of light। और रिफ्रैक्शन जब कोई भी एक मीडियम से पास करे, जैसे कि ये मीडियम से आर पार होके पास करे तो क्या बोला जाएगा, उसको रिफ्रैक्शन बोला जाता है। द बेंडिंग ऑफ लाइट रे फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ व्हेन पासेस obliquely from one medium to another is called refraction of light। तो मैंने भी यहाँ पे थोड़ा सा बेंडिंग ही करवाया है, ठीक है। इसी को बोला जाता है रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन में दो लॉज है, पहले भी मैंने बताया था। रिफ्लेक्शन में भी दो लॉज है और रिफ्रैक्शन में भी दो लॉज है, ठीक है। तो लॉ नंबर 1 है द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑन द रिफ्रैक्टेड सरफेस लाई ऑन द सेम प्लेन। जैसे कि ये एक तो प्लेन है, कोई भी एक तो ग्लास स्लैब का, तो यहाँ से जब रे ऑफ लाइट आए तो इसको बोला जाता है इंसिडेंट रे, और यहाँ पे एक तो नॉर्मल बनाना पड़ेगा। उसके बाद जब ये रिफ्रैक्ट हो जाए तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे इंसिडेंट, रिफ्रैक्टेड और नॉर्मल एक ही पॉइंट पे लाई कर रहा है। तो यही होता है हम लोग का लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का लॉ नंबर 1, ठीक है। उसके बाद है हम लोग का लॉ नंबर 2, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया एंड फॉर अ गिवन कलर ऑफ लाइट द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड द साइन and bears a constant ratio to the sine of the angle of refraction। That means sin I by sin R एक तो constant रहेगा। जैसे कि यहाँ से अगर रे ऑफ लाइट आए, ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे नॉर्मल बना दिया जाए तो यहाँ पे ये रिफ्रैक्टेड रे होगा। उसके बाद में इसको बोला जाता है साइन ऑफ इंसिडेंट, और इसको बोला जाएगा साइन ऑफ इसको बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंट, इसको बोला जाता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और इसी का साइन, यही एंगल का साइन जो होता है ये होगा आपका कांस्टेंट, ठीक है। अब ये बात मत पूछना कि यहाँ पे तो SINE लिखा गया है, ठीक है। ये साइन साइन का फुल फॉर्म होता है SINE साइन, ठीक है। तो ये एक तो कांस्टेंट रहेगा और ये कांस्टेंट ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहता है, ठीक है। दिस कांस्टेंट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। जैसे कि अगर ये फर्स्ट मीडियम है और ये सेकंड मीडियम होगा तो ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू 2, इसको लिखा जाएगा 1μ2। दैट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या पे डिपेंड करता है, ये मटेरियल पे डिपेंड करता है, फर्स्ट मीडियम पे डिपेंड करता है और कलर ऑफ लाइट पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। ये सभी डिफिनेशंस को और लॉज को याद कर लेना। और कभी कभी पूछा जाता है कि व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल के, तो ये यहाँ का सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन लिखने से काम बन जाएगा, ठीक है। अब आएगा हम लोग का, अब ये सेकंड लॉ से ही हम लोग का बनता है स्नेल्स लॉ। तो अब चलते हैं स्नेल्स लॉ की तरफ। ये स्टेट करता है, द लॉ स्टेट्स दैट द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट to that of sine of angle of refraction is constant for a given pair of media। that means ये भी वही बोलना चाहता है कि इस laws of refraction का second law, that means sine of angle of incident by to that of refraction is constant। ये laws of रिफ्रैक्शन का सेकेंड लॉ ही स्नेल्स लॉ है और वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है, ये आप लोगों को समझना चाहिए। और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस चीज़ पे डिपेंड करता है, नंबर 1 है नेचर ऑफ मीडियम। दैट मीन्स वो कौन सा मीडियम से बना हुआ है। जैसे कि ये ग्लास स्लैब से जब ये पार कर रहा हो तो ये ग्लास स्लैब एक मीडियम है, तो ये ग्लास एक मीडियम है, और दूसरा जब पानी ऑयल ऐसे सब मीडियम पे डिपेंड करता है कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो। और फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर और प्रेशर पे भी डिपेंड करता है, और कलर और वेवलेंथ ऑफ द लाइट पे भी डिपेंड करता है। कलर वेवलेंथ से ही डिसाइड किया जाता है, या फिर अलग अलग कलर का अलग अलग वेवलेंथ और अलग अलग फ्रीक्वेंसी रहता है, और इस सब में डिपेंड करता है, ठीक है।
तो अब चलते हैं हम लोग का अगला टॉपिक है एंगुलर डिविएशन ऑफ लाइट रे ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन। जब भी रेयर टू डेंसर मतलब आप लोग समझ सकते हो कि एयर से ग्लास में जा रहा है, ठीक है। तो अगर ये एक मीडियम 1 ये एयर है और ये मीडियम 2 हम लोग का क्या है, ग्लास है, तो यहाँ पे क्या होगा, पहले तो हम लोग समझते हैं कि रिफ्रैक्शन कैसा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से रे ऑफ लाइट आएगा सर ऐसा करके, उसके बाद में ये सीधा सीधे नहीं जाएगा, थोड़ा सा बेंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल करेगा, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिविएशन क्या होता है, ये होता है आपका कितना एंगल से डिविएट किया, ये इतना एंगल से डिविएट किया। अगर ठीक है, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट और ये होगा आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। और इसी से आप लोग देख सकते हैं कि ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन यूज करने से लगाने से क्या होगा, I इज इक्वल्स टू आर प्लस एंगल ऑफ डिविएशन, दैट मीन्स I माइनस आर इक्वल्स टू एंगल ऑफ डिविएशन निकल के आएगा, ठीक है। तो अब हम लोग चलेंगे डेंसर टू रेयर मतलब अगर ये मीडियम ग्लास या फिर वाटर और ये सेकंड मीडियम एयर हो, तो डेंसर से रेयर की तरफ, ठीक है। जब रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर की तरफ आएगा तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल नहीं, अवे फ्रॉम द नॉर्मल या फिर अवे फ्रॉम द इंसिडेंट वाला रे से थोड़ा दूर जाके निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे आपका डिवाइड कर रहा है ये इतना एंगल, ठीक है। और आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा आपका यहाँ से यहाँ तक का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंट यहाँ पे रहेगा, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये कैसे निकलेगा, एंगल ऑफ डिविएशन प्लस एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दिखाएगा, और इसमें डिविएशन लगाने से r माइनस आई निकल के आएगा ज्योमेट्रिकली, ठीक है। अब आते हैं एंगुलर डिविएशन ऑफ लाइट रे ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन थ्रू अ रिफ्रैक्टिंग एंगल थ्रू अ प्रिज्म, ठीक है। अगर प्रिज्म के थ्रू यहाँ से लाइट रे पार करे तो कैसे रहेगा, ठीक है। आप लोग को दिखा दो, जब भी प्रिज्म से वाइट लाइट पास करता है तो ये क्या करेगा, थोड़ा सा डिवेट या फिर थोड़ा सा बेंड करेगा। ये हम लोग सीखेंगे प्रिज्म से डिविएशन और या फिर डिस्पर्शन ऑफ लाइट पे, ठीक है। अभी के लिए इतना समझ ले कि अगर एंगल I1 से इंसिडेंट करे कोई भी प्रिज्म पे तो ये फिर क्या होगा, I2 एंगल से जब निकलता है तो ये एंगल ऑफ डिविएशन इक्वल्स टू I1 प्लस I2 माइनस ए होगा, और ये ए क्या होता है, रिफ्रैक्टिंग एंगल या फिर वो प्रिज्म का ये ऊपरी वाला भाग का एंगल पे डिपेंड करता है। तो फॉर्मूला क्या बन के आएगा, एंगल ऑफ डिविएशन इक्वल्स टू I1 प्लस I2 माइनस ए, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग का अगला टॉपिक जो कि है लेटरल डिस्प्लेसमेंट वाला टॉपिक, ठीक है। तो अगला टॉपिक में है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ये एक तो ग्लास स्लैब है और इससे क्या हो रहा है, हम लोग का रिफ्रैक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन। जब कोई इंसिडेंट रे यहाँ से आके एंगल आई बना के लग जाए तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा, और जब टुवर्ड्स द नॉर्मल जब बेंड करेगा तो ये पे यहाँ पे क्या होगा, डेंसर टू रेयर। जब डेंसर टू रेयर जाएगा ये फिर से क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा। तो ये होते वक्त ये क्या करता है, जो कि पहले वाला इंसिडेंट रे था और अभी वाला रिफ्रैक्टेड जो एंगल है उससे पैरेलल निकल के जाएगा, और ये जो दोनों का डिस्टेंस होता है उसी को लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। यानी कि अगर रे ऑफ लाइट रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से पास करे कोई भी एक एंगल से तो वे लेटरल डिस्प्लेसमेंट दिखा सकता है, ठीक है, अगर वो बेंड करके लग जाए तो। नहीं तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट जीरो हो तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट नहीं दिखाएगा, ठीक है।
एंगल ऑफ इंसिडेंट जीरो होने से लेटरल डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है। तो डेफिनेशन ऑफ ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पाथ ऑफ द इमर्जेंट रे एंड द पाथ ऑफ द इंसिडेंट रे। दैट मीन्स इमर्जेंट रे ये वाला होगा और इंसिडेंट रे क्या होगा, ये वाला होगा। ये दोनों का जो बीच का डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसी को लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। आप लोग यहाँ ये फोटो पे क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है। जो इंसिडेंट रे है इसको ड्रॉ एक्सटेंडेड फॉर्म में ड्रॉ कर लिया गया है यहाँ पे, और ये दोनों का बीच में जो डिस्टेंस है इसी को आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का लेटरल डिस्प्लेसमेंट का टॉपिक। और ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट t इक्वल्स टू साइन आई माइनस आर डिवाइडेड बाई कॉस आर, ये एक तो फॉर्मूला बन के आता है। ये उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन अगर आप लोग साइंस लेके पढ़ेंगे तो ये फर्दर स्टडीज़ के लिए हेल्पफुल रहता है, ठीक है। t ये आप लोगों का थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लेब पे डिपेंड करता है। साइन आई माइनस आर दैट मीन्स इंसिडेंट माइनस रिफ्रैक्टेड एंगल डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग का अगला टॉपिक जो कि है लेंस, ठीक है। अब ये लेंस क्या चीज़ होता है? लेंस एक तो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता है, ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है, ठीक है। और लेंसेस मतलब जो हम लोग आँख में लगाते हैं वैसे भी होता है लेंसेस, आँख में भी होता है लेंसेस अब, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे लेंस का दो टाइप, कन्वेक्स और कन्वर्जिंग, कनकेव और डाइवर्जिंग, ठीक है। कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी बोला जाता है क्योंकि ये रे ऑफ लाइट को एक की तरफ में जाके कन्वर्ज कर देता है या फिर जुड़ा देता है। और कनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस भी बोला जाता है क्योंकि ये रे ऑफ लाइट को दूर दूर फेंक देता है, ठीक है। तो चलते हैं कन्वेक्स लेंस के ऊपर। और लेंस विच इज़ थिकर इन द मिडल, जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे बीच में क्या है, मोटा है। विच इज़ थिकर इन द मिडल एंड थिनर एट द एजेस, कोने पे जो पतला और बीच में जो मोटा हो उसी तरह के लेंस को हम लोग कन्वेक्स लेंस बोलते हैं। और कॉनकेव लेंस में ठीक उसका उल्टा, जो बीच में थिनर एट द मिडल एंड थिकर एट द एजेस है, उसी टाइप के लेंस को हम लोग कॉनकेव लेंस बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आता है जो कि बोर्ड्स में बहुत बार पूछा भी गया है, प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कन्वेक्स लेंस। व्हाट इज प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कन्वेक्स लेंस? जब it is defined as the point on its principal axis to which light ray parallel to the principal axis of the light lens converges after refraction through the lens. That means अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस हो और यहाँ से आके ऐसा करके पास करके जहाँ पे मिले उसी को आपका प्रिंसिपल फोकस बोला जाता है। It is defined as the point on its principal axis to which light ray parallel to the principal axis of the lens कन्वर्ज मीन्स जब ऐसे करके आए और यहाँ पे जाके टकरा जाए, ऐसा जब किसी पॉइंट पे हो तो उसी पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस बोला जाता है। इसमें भी वही, इट इज डिफाइंड एज द पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम विच पैरेलल रेज ऑफ लाइट अपियर्स टू डाइवर्ज आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस। इसमें भी अगर आप लोग प्रिंसिपल फोकस बनाए तो ये क्या होगा, ये ऐसे जाके ऐसा होगा और ये बाउंस बैक करके आएगा, ठीक है। बाउंस बैक हम लोग को बनाना पड़ता है, ये डॉटेड होगा, ये वाला आपका प्रिंसिपल फोकस होगा क्योंकि इसी से ये डाइवर्जिंग वाला दिखाई देता है। दैट मीन्स इसी पॉइंट से डाइवर्ज होता हुआ दिखाई देता है, तो इसी पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस बोला जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक तो कंक्लूजन आप लोग निकाल सकते हैं, जिस कॉन्वेक्स लेंस पे जिस तरफ से रे ऑफ लाइट आए उसका ऑपोजिट तरफ, मतलब लेंस के बिहाइंड के तरफ आपका फोकस बनेगा, और कॉनकेव में कैसे बनेगा, जिस तरफ से रे ऑफ लाइट आए उसी तरफ ही प्रिंसिपल फोकस बन के आता है। ये सब क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, ठीक है। आप लोगों को ये डेफिनेशन सब हल्का याद करके रखना पड़ेगा ताकि एग्जामिनर्स जब पूछे तो आप लोग जवाब दे सकें, ठीक है। अब चलते हैं, हम लोग को बनाना पड़ेगा कुछ रे डायग्राम्स ये लेंस के ऊपर। अब लेंस में जैसे कि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट जब बियॉन्ड 2f, ऑन 2f और बिटवीन 2f एंड f हो तो कैसे करके ड्राइंग बनाना पड़ेगा।
ठीक है। तो पहले तो हम लोग कन्वेक्स लेंस बना लेते हैं, ये कन्वेक्स लेंस का टॉपिक है। ये बनाने के लिए पहले तो आप लोग समझ लिए, इमेज इज फॉर्म्ड एट द पॉइंट वेयर एटलीस्ट टू रे मीट आफ्टर रिफ्रैक्शन। कोई भी रे डायग्राम बनाने के लिए ऑब्जेक्ट के लिए, पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए या फिर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए 2 रे लगता ही है, ठीक है। उसके बाद में दूसरा वाला नियम, लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पास थ्रू इट्स प्रिंसिपल फोकस। अगर कोई भी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल पार हो तो वो कहाँ पे जाके मिलेगा, वो फोकस पे ही जाके मिलता है, ठीक है। उसके बाद आता है, ये दोनों 22 वर्ष ही होता है, जैसे कि हम लोग ने मिरर पे ही पढ़ा था। अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो तो वो कहाँ पे जाके मिलेगा, फोकस पे जाके मिलेगा। अगर फोकस से कोई भी रे ऑफ लाइट पार करे तो वो कहाँ से कैसे पार करेगा, वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल पार करता है, ठीक है। तो अगला टॉपिक है लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर गोज स्ट्रेट आफ्टर रिफ्लेक्शन। अगर लेंस का ऑप्टिकल सेंटर पोल जैसा होता है, उससे अगर कोई भी रे ऑफ लाइट पार करे तो आर पार करता है, ठीक है। तो देखते हैं इसका सवाल, बियॉन्ड 2f, अगर ये लेंस है, ठीक है, ये फोकस, ये भी फोकस, और यहाँ पे 2f है। तो अगर यहाँ से रे ऑफ लाइट बना दिया जाए तो क्या होगा, यहाँ पे पहले तो हम लोग बनाएंगे यहाँ से एक तो स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब कोई प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है तो ये कहाँ से पार करना पड़ेगा, फोकस से पार करना पड़ेगा, पार करवा दिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर पे पार कराएंगे तो ये कहाँ पे जाके मिलेगा, ये मिलेगा f टू f का बीच में जाके मिलेगा, ठीक है। तो ये इमेज कहाँ पे जाके बनाएगा, लेफ्ट हैंड साइड का बियॉन्ड 2f होने से ये राइट हैंड साइड का बिटवीन f एंड 2f पे जाके मिलाएगा, ठीक है। अगर 2f पे कोई भी ऑब्जेक्ट हो तो कैसे करके बनाएगा, ये हो गया लेंस, ये हो गया f, ये हो गया 2f, ये हो गया f, ये हो गया 2f, ठीक है। अगर 2f पे ऑब्जेक्ट हो तो ये प्रिंसिपल फोकस में ऐसे करके बनाएगा जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑप्टिकल सेंटर से जब पार कराएगा तो ये कहाँ पे जाके मिलेगा, ये 2f पे ही बनाता है। कहाँ पे बनाता है, ये 2f पे ही बनाता है। दैट मीन्स इमेज कहाँ पे बनेगा, ये 2f डैश में बनेगा अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस पे हो, डबल ऑफ प्रिंसिपल फोकस। यह पे ऑब्जेक्ट इमेज कहाँ पे बनाएगा, बिटवीन f एंड 2f डैश, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन 2f और f में हो तो कहाँ पे बनाएगा, देखते हैं इसका रे डायग्राम। ये है f, ये है f डैश, ये होगा 2f डैश, ये होगा 2f डैश। अगर यहाँ पे बना रहा हो तो कैसा करके बनाएगा, हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल, फोकस से पास कराओ, उसके बाद में ऑप्टिकल सेंटर ऑफ कर्वेचर से पार कराओ। तो ये कहाँ पे जाके बन रहा है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया ड्राइंग, नहीं तो इसको बनना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है। तो एक बार ट्राई करते हैं हम लोग। यहाँ पे f सेम डिस्टेंस पे f डैश, उसी का सेम डिस्टेंस पे 2f डैश, उसी का सेम डिस्टेंस पे 2f डैश। इसका यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना दिया जाए तो यहाँ से अगर हम लोग पार करें तो ये ऐसा करके जाएगा, और ये अगर इस तरफ से पार करे तो ये बनेगा कुछ इस तरफ पे, ठीक है। तो अगर 2f और f का बीच में ऑब्जेक्ट हो तो वो इमेज कहाँ पे बनाता है, बियॉन्ड 2f डैश में। तो इमेज कहाँ पे बना रहा है, बियॉन्ड 2f डैश, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग का दूसरा रे डायग्राम, जो कि है अगर फोकस पे ही, अगर प्रिंसिपल फोकस पे ही ऑब्जेक्ट हो तो कहाँ पे इमेज बनाएगा, ठीक है। रे डायग्राम बनाते समय स्केल का बहुत ही ज़्यादा यूज करना, क्योंकि यहाँ पे स्केल का यूज करने से बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैंने यहाँ पे फटाफट बना दिया। फोकस
फोकस यहाँ से यहाँ तक का दूरी और यहाँ से यहाँ तक का दूरी सेम टू सेम होना चाहिए, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी सेम टू सेम, ठीक है। ऑन फोकस पे है, अगर फोकस पे होने से क्या करेगा, यहाँ से ऐसे करके फोकस से पार, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से फोकस से पार, तो ये कहाँ पे जा रहा है, ये बन रहा है आपका पैरेलल जैसा बन रहा है। अगर आप स्केल से ड्रॉ करेंगे तो ये पैरेलल बनेगा। तो इमेज कहाँ पे बनेगा, इमेज आपका इन्फिनिटी तक में बनता है, ठीक है। उसके बाद बिटवीन एफ एंड ओ, दैट मीन्स ऑप्टिकल सेंटर और फोकस का बीच में हो तो कैसा करके बनाता है, चलो देखते हैं इसका भी, ठीक है। ये हो गया लेंस, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया एफ, ये हो गया 2f, ये हो गया f और ये हो गया आपका 2f। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे हो तो ये पैरेलल ऐसे करके जाएगा, उसके बाद में फोकस से पार कराना पड़ेगा, फोकस से पार करवा दिया और यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर से पार करवा दिया। तो ये कहाँ से किधर जा रहा है, ये बैक, कहाँ पे जा रहा है, बैक। तो ये इस तरफ किधर ही मिलेगा। तो ये क्या बन रहा है, ये बना रहा है वर्चुअल इमेज और हाईली मैग्नीफाइड बना रहा है, और ये अपने ही तरफ बनाता है लेकिन बियॉन्ड 2f पे, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग का कॉनकेव पे। कॉनकेव पे पहले तो बनाते हैं अगर इनफाइनाइट पे हो, अगर इनफाइनाइट पे होने से वो फोकस पे ही बनाता है, तो कैसे बनाता है ये देखते हैं हम लोग, ठीक है। कॉनकेव लेंस, मान लो कि ये फोकस है, प्रिंसिपल फोकस यहाँ से, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल रे यहाँ से यहाँ तक, और ये बन के जाएगा इस तरफ, ठीक है। ये निकल के जाएगा इस तरफ, और यहाँ पे अगर ऑप्टिकल सेंटर से ऐसा करके बना के जाएगा तो ड्रॉबैक हो के यहाँ पे बनाएगा। दैट मीन्स इमेज कहाँ पे बनाएगा, ये फोकस पे, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे था, कौन सा लेंस के लिए, कॉनकेव लेंस के लिए, ठीक है। अब बनाते हैं अगर इन्फिनिटी से आसपास या फिर ऑप्टिकल सेंटर से थोड़ा पास में होने से कहाँ पे बनाता है आपका इमेज, ठीक है। ये फोकस बना और मान लो कि यहाँ पे ऐसा करके जाएगा प्रिंसिपल फोकस पे पार करवाएगा, ठीक है। और उसके बाद में सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसा करके पास करवाएगा, ठीक है। तो इमेज कहाँ पे बनेगा, इमेज आपका बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो फोकस पे बनाएगा, और फोकस से बियॉन्ड हो, मतलब फोकस से इस तरफ हो तो बिटवीन फोकस और ऑप्टिकल सेंटर का इर्द गिर्द, या फिर बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर पे ही बनाएगा, ठीक है। और कॉनकेव लेंस का यही दो पार्ट, यही दो रे डायग्राम इंपॉर्टेंट रहता है। उतना अभी तक उतना रे डायग्राम नहीं पूछा गया है, लेकिन फिर भी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का रे डायग्राम प्रैक्टिस करके रखना पड़ेगा हम लोग, ठीक है। अब चलते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम लोग का मैग्निफिकेशन है, जैसे कि ये बड़ा हो रहा है, हाईली मैग्नीफाइड है, ये किसी में छोटा बन रहा है, पॉइंट ऑब्जेक्ट बन रहा है, यहाँ पे छोटा बन रहा है, तो इसको बोला जाता है लीनियर मैग्निफिकेशन भी बोला जाता है। अब चलते हैं हम लोग का अगला टॉपिक जो कि है लीनियर मैग्निफिकेशन का। तो लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज, ठीक है। इफ एन ऑब्जेक्ट लाइज परपेंडिकुलर द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ लेंस, then the ratio of the height of its image to its own height is called the linear magnification। जैसे कि अगर इसका हाइट 10 सेंटीमीटर हो और इसका रियल हाइट 5 सेंटीमीटर हो, तो इसमें आपका मैग्निफिकेशन कितना बन के आएगा, इमेज हाइट 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट हाइट 5, दैट मीन्स 5 to 5, 5 to the 10, मैग्निफिकेशन इज 2, ऐसा करके कैलकुलेट किया जाता है इमेज का हाइट डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट का हाइट, ठीक है। और इसमें नेगेटिव पॉजिटिव भी देखा जाता है, क्योंकि ये नेगेटिव पॉजिटिव साइन कन्वेंशन को दर्शाता है कि अगर पोल से
ऑपोजिट डायरेक्शन, रे ऑफ लाइट का ऑपोजिट में जा रहे हो तो नेगेटिव, और नीचे बना रहा हो मतलब इरेक्ट और क्या बोलता है उसको इन्वर्टेड में भी नेगेटिव पॉजिटिव का अंतर किया जाता है। ठीक है, वे सब इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब लोग अभी के लिए हम लोग के लिए खाली लीनियर मैग्नीफिकेशन इम्पोर्टेंट है, जिसका डेफिनेशन मैंने अभी बताया। इफ एन ऑब्जेक्ट लाइज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस of an lens, then the ratio of the height of its image to its own height is called the linear magnification. Image height divided by object height, image distance divided by object distance. अब image distance by object distance किसे बोला जाता है? यहाँ से यहाँ तक का दूरी v और यहाँ से यहाँ तक का दूरी को u, that means v by u को भी linear magnification बोला जाता है। ठीक है, अब ये जब ग्रेटर देन 1 हो, जबकि मैंने अभी निकाला था कि मैग्निफिकेशन कितना था, यहाँ पे 2 था, ये ग्रेटर देन 1 है तो यहाँ पे मैग्नीफाइड, और लेस देन 1 होने से इसको क्या बोला जाता है? डिमिनिश्ड बोला जाता है। जैसे कि यहाँ पे अगर 10 सेंटीमीटर हो और यहाँ पे 6 सेंटीमीटर हो तो यहाँ पे क्या बन के आएगा? इमेज का 6 डिवाइडेड बाई 10 दैट मीन्स 0.6, और ये लेस देन 1 रहेगा दैट मीन्स ये डिमिनिश्ड बोला जाएगा। और अगर बराबर हो तो इसको क्या बोला जाएगा? इमेज इज ऑफ सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे नहीं है, लेकिन अगर 2f में बने, अगर ऑब्जेक्ट 2f पे हो तो यहाँ पे जो हाइट रहता है इमेज और ऑब्जेक्ट का ये सेम टू सेम रहता है, दैट मीन्स इट इज़ नाइदर मैग्नीफाइड नॉट डिमिनिश्ड। ठीक है, और m पॉजिटिव, m का पॉजिटिव वैल्यू दर्शाता है कि इमेज वर्चुअल है और इरेक्ट है। वर्चुअल इरेक्ट का मतलब होता है कि इरेक्ट का मतलब होता है सीधा रहता है। ठीक है, अब सीधा इसको बोला जाता है, सीधा मतलब ये सीधा, ऐसा करके सीधा रहने से m का वैल्यू पॉजिटिव रहता है। अब वर्चुअल कैसे बनता है? जब ये डॉटेड लाइन से बने कोई भी इमेज तो इसको वर्चुअल ही बना जाता है, और रियल इमेज को स्क्रीन पे मतलब स्क्रीन पे कास्ट किया जाता है, और वर्चुअल इमेज को कास्ट करने में तकलीफ होता है। ठीक है, और अगर m नेगेटिव रहे तो ये रियल और इन्वर्टेड का मतलब उल्टा बनता है। अब उल्टा जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं हम, ये देखो यहाँ पे उल्टा बन रहा है, इसको बोला जाता है इन्वर्टेड। मतलब m नेगेटिव रहे तो ये इन्वर्टेड, m पॉजिटिव रहे तो ये इरेक्ट, ऐसा करके भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं लीनियर मैग्नीफिकेशन टॉपिक ख़त्म, जो कि है कितना मैग्नीफाइड हुआ, कितना डिमिनिश्ड हुआ इमेज। ठीक है, उसको दर्शाता है। अब हम लोग चलते हैं अगला टॉपिक, जो कि है कैमरा, क्योंकि कैमरा पे भी हम लोग लेंस का यूज़ करते हैं। जो कि पुराना कैमरा अगर आप लोग ने देखा होगा तो पुराना कैमरा पे लेंस और नेगेटिव फोटो का जिक्र किया जाता था। अब देखो, कैमरा पे कन्वेक्स लेंस का यूज़ किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे लेंस देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे कन्वेक्स लेंस है। लाइट टाइट बॉक्स मतलब इस पे कोई भी एक्स्ट्रा लाइट नहीं आ सकता है। ठीक है, शटर मतलब ये जो मतलब opens for a very short time to control the amount of light entering the camera. That means किसी क्षण के लिए खुलता है और बंद हो जाता है, ये कंट्रोल करता है लाइट कितना अंदर आए, कितना रोक दे। ठीक है, एपर्चर स्मॉल एडजस्टमेंट ओपनिंग दैट कंट्रोल्स द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंटरिंग द लेंस। मतलब एपर्चर क्या करता है, या फिर डायफ्राम, ये कंट्रोल करता है कितना लाइट अंदर ढुके और कितना लाइट कंट्रोल करे। ठीक है, और इसमें एक तो फिल्म और सेंसर भी रहता है, जिसपे लाइट का इंटेंसिटी से एक तो केमिकल रिएक्शन बन के उतर के आता है ये फिल्म पे। ठीक है, ये हो गया हम लोग का कैमरा का सभी पार्ट्स का एक्सप्लेनेशन। कन्वेक्स लेंस फॉर्म्स रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। रियल मीन्स इसको कास्ट किया जा सकता है, इन्वर्टेड मीन्स उल्टा, डिमिनिश्ड मीन्स इतना बड़ा बिल्डिंग को भी छोटा करके कास्ट कर देते हैं एक तो फिल्म पे। लाइट टाइट बॉक्स मतलब एक्स्ट्रा लाइट नहीं ढुकता है, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा लाइट ढुकने से उसका भी इफेक्ट पड़ता है फिल्म पे। उसके बाद शटर जो कंट्रोल करता है लाइट इंटेंसिटी को, लाइट अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग को। एपर्चर भी लगभग वही काम करता है,
थोड़ा एडजस्टमेंट के साथ, और फिल्म यही फिल्म पे आपका इमेज बन के आता है। ठीक है, अब ये काम कैसे करता है, तो इसका काम को थोड़ा सा समझ लेते हैं। वर्किंग ऑफ सिंपल कैमरा। और कैमरा फॉर्म्स अ शार्प इमेज बाय एडजस्टिंग द डिस्टेंस ऑफ द लेंस। ये लेंस का डिस्टेंस एडजस्ट करके यहाँ पे फिल्म पे एक तो शार्प इमेज कास्ट किया जाता है, जो कि हम लोग भी करते हैं कि फोकस नहीं मिल रहा है, वैसा कुछ काम करते हैं इसको एडजस्ट करके। ठीक है, एंड द स्क्रीन इज रिप्लेस बाय फोटोग्राफी प्लेट। जो स्क्रीन है यहाँ पे क्या क्या लगाया जाता है, फोटोग्राफी प्लेट। यहाँ पे फिल्म या फिर डिजिटल सेंसर, मॉडर्न कैमरे में डिजिटल सेंसर और पुराने में फिल्म या फिर फोटोग्राफी प्लेट। एंड द लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन इट फॉर अ शॉर्ट टाइम। यहाँ से एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए लाइट फॉल करता है ये फिल्म या फिर डिजिटल सेंसर पे, कॉजिंग अ रिएक्शन इन द सिल्वर ब्रोमाइड कोटिंग। ये फिल्म पे सिल्वर ब्रोमाइड का कोटिंग रहता है, जो लाइट इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है कि कितना इफेक्ट करे। द प्लेट इज देन डेवलप वास्ट फिक्स्ड एंड प्रिंटेड टू प्रोड्यूस द फिल्म फोटोग्राफ। और यहाँ पे जितना लाइट इंटेंसिटी पड़ता है उसी के हिसाब से वहाँ पे रिएक्शन होता है, और वही रिएक्टेड फिल्म को ही जब वास्ट प्रिंट करे तो उसी का फोटो निकल के आता है। जैसे कि आप लोग को पता होगा वो नेगेटिव फोटो वाला सिस्टम वो इसी के प्रिंसिपल के ऊपर काम करता था। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा ये कैमरा वाला एक्सप्लेनेशन। ठीक है, इसमें जो वर्किंग ऑफ सिंपल कैमरा इंपॉर्टेंट रहता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ अ सिंपल कैमरा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग का अगला टॉपिक जो कि है आई। आप लोगों को पता होगा कि आई लाइफ साइंस में भी किया होगा। ठीक है, और फिजिकल साइंस में भी आई को करना पड़ेगा, आई टॉपिक को कवर करना पड़ेगा, क्योंकि आई पे भी हम लोग का लेंस पड़ा हुआ है। ठीक है, और ये भी लाइट का ही एक तो पार्ट है। प्यूपिल कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। ठीक है, और प्यूपिल क्या करता है, अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई को कंट्रोल करता है, ये प्यूपिल यहाँ पे होता है। ठीक है, रेटिना इमेज इज फॉर्म, दैट मीन्स रेटिना पे क्या बनता है, इमेज फॉर्म बनता है। दैट मीन्स ये पूरा भाग पे आप लोग का इमेज फॉर्म करता है। आयरिस डायलेट और कॉन्ट्रैक्ट द प्यूपिल। ये आयरिस जो है इसको डायलेट और कॉन्ट्रैक्ट करने में काम करता है, और यही लाइट इंटेंसिटी को भी कंट्रोल करता है। ठीक है, उसके बाद आता है हम लोग का लेंस। ठीक है, और लेंस यहाँ पे देखो आप लोग का कन्वेक्स लेंस है। ठीक है, कन्वेक्स लेंस। अब ये लेंस को सस्पेंसरी लिगामेंट्स कंट्रोल करता है फोकस करने के लिए, दूर का ऑब्जेक्ट पास का ऑब्जेक्ट के लिए ये लेंस अपने आप ही एडजस्ट करता रहता है। ठीक है, इसलिए जब हम लोग बूढ़े होते हैं तो ये एडजस्टमेंट करना काम, ये इसका एडजस्टमेंट वाला मसल्स वीक होते जाता है और हम लोग फोकस करने में सक्षम नहीं रहते हैं। ठीक है, तो आई का एक और पॉइंट है जो कि नियर पॉइंट और फार पॉइंट। नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर है, दैट मीन्स अब नियर पॉइंट लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन का मतलब क्या होता है, जब हम लोग एक ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो एक ही दिखाई देता है, जब पास में लेकर आए तो वो क्या बनने लगता है, दो दिखाई देने लगता है। ठीक है, अब कम से कम कितना डिस्टेंस पे वो एक ही दिखाई देता है, वो होता है 25 सेंटीमीटर, और दूर कितना तक दिखाई देता है हम लोग को, इन्फिनिटी तक दिखाई देता है। कहाँ तक दिखाई देता है, इन्फिनिटी तक, लेकिन वो इतना बड़ा होना चाहिए कि हम लोग का आई कैपेबल हो। जैसे कि हम लोग कितना लाइट ईयर्स दूर पड़ा हुआ स्टार्स को भी देख सकते हैं, मून को भी देख सकते हैं, सन को भी देख सकते हैं। ठीक है, वो तो एक इनफाइनाइट जगह पे जैसे तो नहीं है, लेकिन वो उतना दूर है कि फिर भी हम लोग देख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर इनफाइनाइट पे भी कोई ऑब्जेक्ट हो और वो बड़ा हो और हम लोग का आई कैपेबल हो उसको देखने के लिए, तो हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग का अगला टॉपिक जो कि है डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई। अब करते हैं हम लोग का डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई। डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई पे है मायोपिया जो कि नियर साइटेडनेस,
अब मायोपिया, इसको याद करने का ऐसा तरीका होता है, मायोपिया एक छोटा है तो इसको नियर साइटेडनेस बोल के, छोटा नियर मतलब छोटा ऐसा कुछ बोल के याद कर लेना। मायोपिया मतलब नियर साइटेडनेस, मतलब नजीक का देख सकते हो लेकिन दूर का नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका इमेज ये होता है मायोपिक, ठीक है। अ डिफेक्ट ऑफ एन आई इन विच अ पर्सन कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट, पास का देख सकते हैं बट कैनॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट, कुछ एक दूरी से आप दूर का नहीं देख सकते। कॉज क्या होता है, इलोंगेशन ऑफ आई बॉल अलोंग इट्स एक्सिस, या फिर फोकल लेंथ का घटना भी इसी का कारण होता है। इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल, अब जब बड़ा हो जाए, जब यहाँ पे फोकस कर रहा था पहले, अब ये बड़ा हो जाए तो ये कहाँ पे फोकस करने लगेगी, तो आगे ही फोकस करने लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ये कहाँ पे फोकस करने लग जाएगा, आगे ही फोकस करने लग जाएगा। तो इसको करेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब आई को तो स्क्वीज करके छोटा नहीं कर सकते, तो एक तो कनकेव लेंस लगा के इसका फिर से डाइवर्जिंग बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, डाइवर्जिंग बना के इसका फिर से वही जगह पे जाके इमेज फॉर्मेशन करवा सकते हैं। तो इसका रिमेडी क्या होगा, मायोपिक आई कैन बी करेक्टेड यूजिंग अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द फार पॉइंट फ्रॉम द आई, मतलब जितना दूर तक का वो देख सकता था उसी फोकल लेंथ का अगर कॉन्केव लेंस यूज किया जाए तो वो देख सकता है। मैंने क्या बोला, जितना दूर तक का वो देख सकता था उतना फोकल लेंथ का ही अगर कॉन्केव लेंस लगाया जाए तो वो मायोपिक आई करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं हाइपरमेट्रोपिया या फिर फार साइटेडनेस, जो कि दूर का देख सकते हैं और पास का नहीं। तो इसके लिए क्या, इसका डेफिनेशन क्या बन के आएगा, अ डिफेक्ट ऑफ एन आई इन विच अ पर्सन कैन सी ओनली द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली, दूर का चीज ही खाली अच्छे से दिखाई देता है बट कैनॉट सी द नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। इसके लिए इमेज बन के आएगा ये वाला, ठीक है। Hypermetropia or farsightedness, a defect of eye in which a person can see only the distant object but cannot see near object clearly. कॉज, इसका कॉज क्या होता है, आई बॉल बिकम्स टू स्मॉल एंड एग्जिस्ट, मतलब ये जब आई बॉल छोटा हो जाए तो जहाँ पे फोकस करने वाला था लेंस वो तो वहीं पे फोकस करेगा, आँख खाली छोटा हुआ है तो ये कहाँ पे करेगा, बिहाइंड द रेटिना पे इमेज फॉर्मेशन करवाता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए ये रे ऑफ लाइट को थोड़ा सा कन्वर्ज करके यहाँ पे फिर से वापस लेकर आना पड़ेगा। तो इसके लिए कन्वर्ज करने के लिए कन्वर्जिंग लेंस, दैट मीन्स कन्वेक्स लेंस को यूज करना पड़ेगा। Hypermetropic eye can be corrected using convex lens of suitable focal length such that it focus properly on the retina instead of behind. इतना साइज का मतलब कन्वेक्स लेंस लेना चाहिए जितना कि वो इमेज को रेटिना पे ही फोकस कर ले, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक पे। तो चलिए अभी का टॉपिक दूसरा टॉपिक शुरू करते हैं जो कि है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो समझ लेते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट का पहले डेफिनेशन। द फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर्स ऑन पासिंग थ्रू अ रिफ्लेक्टिंग मीडियम इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट। मतलब जब वाइट लाइट को कोई एक तो रिफ्लेक्टिव मीडियम से पास करे तो वो क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है, किसमें, अपना कांस्टेंट कलर्स पे स्प्लिट हो जाता है, उसी को डिस्पर्सन ऑफ लाइट बोला जाता है, ठीक है। मतलब इसका जो एक्सपेरिमेंट है वो डेविएशन थ्रू प्रिज्म से भी किया जाता है। और ये डेविएशन या फिर स्प्लिटिंग ऑफ कलर्स क्यों होता है तो समझ लेते हैं इसका कॉज। डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट हैव डिफरेंट स्पीड इन अ ट्रांसपेरेंट मीडियम लाइक ग्लास, ठीक है। तो अलग अलग कलर्स का अलग अलग स्पीड रहता है ट्रांसपेरेंट ग्लास पे या फिर कोई भी मीडियम पे, ठीक है। सिंस द स्पीड चेंजेस इच कलर्स बेंड, जब स्पीड चेंज होता है तो क्या होता है, वो बेंड होने लगता है। और जब वो बेंड होता है बाय डिफरेंट अमाउंट व्हेन पासिंग थ्रू अ प्रिज्म, दैट मीन्स अगर ये प्रिज्म है तो यहाँ पे आप लोगों को मैं ड्राइंग के साथ दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखो एक तो व्हाइट लाइट आ रहा था, ठीक है। जब व्हाइट लाइट आ रहा था तो ये रिफ्लेक्टिव मीडियम है, ये रिफ्लेक्टिव मीडियम से अभी पार हो रहा है। जब ये पार हो रहा था तो क्या हो रहा है,
अलग अलग कलर्स अलग अलग एंगल पे बेंड हो रहा है। ये क्यों बेंड हो रहा है? क्योंकि अलग अलग कलर्स अलग अलग स्पीड पे ट्रेवल करता है और अलग अलग स्पीड से ट्रेवल करने से अलग अलग इसका डिविएशन दिखाता है। दैट मीन्स रिफ्रैक्टिंग या फिर इमर्जेंट रे का एंगल कुछ ज़्यादा डिविएशन या फिर कम डिविएशन दिखाता है जब ये ट्रांसपेरेंट मीडियम से पास करता है। ठीक है। वायलेट बेंड्स द मोस्ट, दैट मीन्स वायलेट कुछ ज़्यादा ही बेंड करता है और रेड लिस्ट डेविएशन दिखाता है। दैट मीन्स रेड कम बेंड होता है और वायलेट ज़्यादा बेंड होता है। दिस अनइक्वल रिफ्रैक्शन causes white light to split into its 7 constituent colors. That means what is the cause of the dispersion of light? That is the different speed in a refractive medium. ठीक है। उसके बाद समझ लेते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम होता है, या फिर इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि द रेशियो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यही इसी का कंसेप्ट था। ठीक है, मतलब इसको यहाँ पे देख सकते हैं कि किस एंगल पे ये रिफ्रैक्ट करेगा वो डिपेंड करता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे भी, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या पे डिपेंड करता है? उसका वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम पे डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद समझ लेते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ मोनोक्रोमेटिक। अब मोनो का मतलब है होता है एक। ठीक है, अब अ लाइट रे ऑफ सिंगल कलर दैट इज ऑफ डेफिनेट वेवलेंथ, मतलब कुछ एक ही वेवलेंथ का हो कोई भी एक सिंगल कलर, तो उसी को बोला जाता है मोनोक्रोमेटिक। उसके बाद पोली का मतलब होता है बहुत। अ रे ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ लाइट रेज ऑफ मोर देन वन कलर, जब कोई भी लाइट रे एक से ज़्यादा कलर से बना हो तो उसको बोला जाता है पॉलीक्रोमेटिक। ठीक है, मोनोक्रोमेटिक मतलब लाइट रे कंसिस्टिंग ऑफ वन कलर विच हैव अ definite wavelength, and a polychromatic consists of a more than one colors, and अगर अलग अलग कलर हो तो अलग अलग वेवलेंथ तो रहेगा ही। ठीक है, तो अब चलते हैं अगला टॉपिक जो कि है डिस्पर्सन बाय प्रिज्म। जब वाइट लाइट पास करता है कोई भी एक प्रिज्म से तो क्या होता है? विबग्योर बना देता है। आपको याद करना पड़ेगा VIBGYOR विबग्योर। ये कंस्टेंट कलर्स पे ये ब्रेक डाउन होता है या फिर रिफ्लेक्ट करता है या फिर स्प्लिट कर देता है। ठीक है, तो V विद मैक्सिमम डिविएशन नीचे से बनाना पड़ेगा VIBGYOR विबग्योर। ठीक है, V वायलेट मैक्सिमम डिविएशन दिखाता है और इसका क्या प्रॉपर्टीज या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स होता है? इसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होता है और इसका मिनिमम वेवलेंथ होता है। ठीक है, और उसके बाद इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड आप लोग समझ लेना। V फॉर वायलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज और R फॉर रेड। ठीक है, और रेड क्या करता है? मिनिमम डिविएशन, इसका मिनिमम डिविएशन, मिनिमम फ्रीक्वेंसी और मैक्सिमम वेवलेंथ ऐसे करके याद कर लेना। मैक्सिमम डिविएशन वायलेट दिखाता है, दैट मीन्स मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, और इसका मिनिमम वेवलेंथ होता है, ऐसे करके याद कर लेना। ठीक है, तो कौन सा रे ऑफ लाइट शोज द मैक्सिमम डिविएशन व्हेन व्हाइट लाइट पासेस थ्रू अ प्रिज्म? तो मैक्सिमम डिविएशन दिखाता है वायलेट। ठीक है, और इसका क्यों बोलने से आप लोग बिकॉज इट हैज अ हाई मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एंड अ मिनिमम वेवलेंथ ऐसा करके भी कॉज बोल सकते हो। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अपीयरेंस ऑफ द कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसका मैंने कुछ नहीं बनाया, लेकिन मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, अब यहाँ पे लाइट और ऑब्जेक्ट का, ठीक है, अगर लाइट कौन सा कलर पे हो? व्हाइट कलर पे हो, तो व्हाइट कलर कोई ऑब्जेक्ट ग्रीन जैसे कि मेरा जम्पर कौन सा कलर का है? ग्रीन कलर का है। कोई चीज़ ग्रीन क्यों रहता है? पहले तो ये समझ लो, कोई चीज़ ग्रीन क्यों रहता है? क्योंकि वो सभी कलर को एब्जॉर्ब करता है और ग्रीन को क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है। क्या को रिफ्लेक्ट करता है? कोई चीज़ अगर ग्रीन हो तो वो ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट करता है और बाकी सब कलर को एब्जॉर्ब करता है। इसी के रिलेटेड हम लोग का एकेडमिक बुक्स में एक क्वेश्चन था कि ग्रीन लीव्स appears to be green. Why? Because it absorbs all the colors except green color.
ठीक है। और अगर यही लाइट, पहले तो वाइट लाइट में तो ये ग्रीन दिखाई देगा लिप्स भी, अगर रेड लाइट हो तो क्या होगा इसका, अगर ग्रीन लिप्स को रेड लाइट में उतारा जाए तो क्या होगा, ये ब्लैक दिखाई देने लगेगा। कौन सा कलर पे दिखाई देने लगेगा, ब्लैक। क्यों, क्योंकि ये ग्रीन लिप्स तो सभी कलर को एब्जॉर्ब करता है एक्सेप्ट ग्रीन कलर को, ग्रीन को रिफ्लेक्ट करता है। अब जब रेड लाइट यहाँ पे आएगा तो क्या करेगा, ये रेड को भी एब्जॉर्ब करेगा, और सब जब कलर के एब्जॉर्ब, सभी कलर के एब्जॉर्ब कर लिया जाए तो उसका ब्लैक कलर बन के आता है। ठीक है, अगर वो सभी कलर को एब्जॉर्ब करे तो वो ब्लैक कलर, और सभी कलर को जब कोई भी चीज़ रिफ्लेक्ट करता है तो वो होता है वाइट कलर। ठीक है, अगर इसी का एक रिलेटेबल सिचुएशन भी दिखा देता हूँ। अगर वाइट शर्ट को, कौन सा शर्ट को, वाइट शर्ट को रेड लाइट में रखा जाए तो ये वाइट शर्ट रेड कलर में रहेगा। क्यों, क्योंकि वाइट शर्ट का प्रॉपर्टी ऐसा होता है कि वो सभी कलर को रिफ्लेक्ट कर दे, लेकिन अगर रेड लाइट ही वहाँ पे पड़ रहा हो तो वो रेड लाइट, सिर्फ रेड लाइट को ही रिफ्लेक्ट बैक करेगा और वो वाइट शर्ट रेड कलर का दिखाई देने लगेगा। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि ग्रीन लिप्स वाइट कलर के प्रेजेंस में ही ग्रीन दिखाई देता है। अगर दूसरा कोई कलर के प्रेजेंस में ग्रीन लिप्स को रखा जाए तो कौन सा कलर का लाइट यूज कर रहे हो उसी कलर का लिप्स दिखाई देता है। ठीक है, और ये समझ लेना, अगर कलर एब्जॉर्ब हो रहा है सभी का सभी तो वो ब्लैक कलर रहेगा, और सभी का सभी कलर अगर रिफ्लेक्ट करेगा तो वाइट कलर। और अगर कोई भी चीज़ वाइट हो, वाइट कलर पे, वाइट कलर लाइट पे, तो वो अगर वही चीज़ अगर रेड कलर या फिर ग्रीन कलर के लाइट में रख दिया जाए तो वही लाइट कलर खाली रिफ्लेक्ट करता है वाइट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक जो कि है लाइट वेव। अब लाइट वेव क्या होता है, मैक्सवेल प्रपोज दैट लाइट प्रोपगेट्स एज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेशन and it can be treated as an electromagnetic transverse wave which requires no medium for the propagation। मैक्सवेल ने क्या बताया था कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन की तरह, जो कि एक परपेंडिकुलर टू ईच अदर होता है, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसवर्स वेव होता है और इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसफर वेव्स की तरह ट्रीटेड किया जाता है, और ये लाइट को ट्रेवल करने के लिए कोई भी मीडियम नहीं चाहिए होता है। ठीक है, ये बिना मीडियम का भी लाइट ट्रेवल कर सकता है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट वेव समझ लेते हैं। रिक्वायर्स नो मीडियम फॉर प्रोपगेशन, ये पहले भी बता दिया था। स्पीड, अब लाइट का स्पीड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो कि लाइट वेव होता है उसका स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इतना स्पीड से ये दौड़ता है, कहाँ पे, वैक्यूम पे। ये वैक्यूम का स्पीड है, लेकिन मैंने पहले भी बताया था अलग अलग लाइट का कलर अलग अलग स्पीड से बहता है अलग अलग मीडियम पे। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्यों होता है। ठीक है, ये होता है जैसे कि यहाँ पे बताया था, सिंस द स्पीड चेंजेस इट्स कलर्स बेंड, डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट हैव डिफरेंट स्पीड इन मीडियम लाइट ग्लासेस। अलग अलग लाइट का अलग अलग स्पीड होता है अलग अलग मीडियम पे, लेकिन अगर वैक्यूम पे कैलकुलेट किया जाए तो सभी लाइट का स्पीड सेम रहता है, वो की है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, ये लाइट वेव्स या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट किया जा सकता है और ना तो मैग्नेटिक फील्ड से, इसलिए लाइट एक स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवल करता है। ठीक है, वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। ठीक है, अब ट्रांसफर और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स का एक जिक्र होता है। लाइट ऐसा करके ट्रेवल करता है, ऑसिलेशन पे डिपेंड करता है, जो कि है क्रिस्ट और ट्रफ वाला ऑसिलेशन होता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर वेवलेंथ। अब आप लोग को क्या समझना चाहिए कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे से रेसिप्रोकल होता है। वेवलेंथ होता है कोई भी एक दो कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स, ठीक है, जिसके ये दो क्रिस्ट, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव क्रिस्ट तक का डिस्टेंस को ही आपका वेवलेंथ बोला जाता है। और फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड, एक सेकंड में कितना बार ऐसे करके ऑसिलेशन करता है उसी को फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। ये एक दूसरे से रेसिप्रोकल होता है। और वेवलेंथ इक्वल्स टू c/μ होता है। और ये क्या दर्शाता है,
ये दर्शाता है फ्रीक्वेंसी को, ये दर्शाता है वेवलेंथ को, ठीक है। और ये है हम लोग का स्पीड ऑफ लाइट जो कि है 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या सजा है, अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कैसे दिखाई देता है। जैसे कि यहाँ पे देखो गामा रेज, एक्स रे, यूवी रे, उसके बाद विजिबल स्पेक्ट्रम जो कि मैंने बताया था विबग्योर, उसके बाद में होता है इंफ्रारेड, उसके बाद माइक्रोवेव्स, उसके बाद में रेडियो वेव्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने सजाया है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ्स में। दैट मीन्स अगर लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हो, जैसे कि गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल रेज, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स, ये लेफ्ट से राइट तक में इंक्रीजिंग होता है, ठीक है। आप लोगों को कैसे करके याद करना चाहिए, राम, RAM, राम इनविजिबल, UX गामा। राम मतलब रेडियो वेव्स, M मतलब माइक्रोवेव्स, इन मीन्स इंफ्रारेड, विजिबल मीन्स विजिबल रेज। राम इनविजिबल UX गामा, ठीक है। इसको थोड़ा सा याद करना डिफिकल्ट है, लेकिन आप लोग समझ सकते हो कि राम जो RA रेडियो वेव्स है, इसका मैक्सिमम क्या होता है, वेवलेंथ होता है। अगर इसका मैक्सिमम वेवलेंथ होता है कि समझ लेना इसका मिनिमम फ्रीक्वेंसी रहता है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का इनवर्स रिलेशन होता है। तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हो। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में मैंने समझाया राम इनविजिबल UX गामा, ठीक है। अगर गामा XU विजिबल इन MRA, तो ये क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ हो जाएगा, ठीक है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कि यह क्या हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, वेवलेंथ बढ़ रहा है। वेवलेंथ का मतलब मैंने बताया था कि यहाँ से दो क्रिस्ट का डिस्टेंस भी बोल सकते हो। यहाँ पे देखो दो क्रिस्ट कितना कम है, ठीक है। अब बढ़ते इधर से इधर इस तरफ जाने के वक्त इसका डिस्टेंस बढ़ रहा है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक पे। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है हम लोग का, नेक्स्ट टॉपिक है यही UV रेज और एक्स रेज और गामा रेज का यूजेस और एडवर्स इफेक्ट। कौन सा, गामा रेज, यूवी रेज और एक्स रेज, ठीक है। यूवी रेज, एक्स रेज और गामा रेज का यूजेस। अब यूवी रेज का क्या यूज होता है, यूवी रेज का एक यूज होता है स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन मतलब जबकि आप लोग ने देखा होगा कुछ सैनिटरी पैड्स में, या फिर जब भी तेज का ट्रीटमेंट किया जाता है तब भी कुछ ब्लू रेज डाल दिया जाता है दांत में भी, और कुछ ट्रीटमेंट में भी वो ब्लू रे यूज़ किया जाता है, वही यूवी रेज होता है। वो स्टेरिलाइजेशन मतलब उसको बैक्टीरिया या फिर जम्स रहित बनाने के लिए स्टेरिलाइजेशन किया जाता है। और विटामिन डी तो आपको पता ही होगा, विटामिन डी सिंथेसिस हम लोग का बॉडी को भी यूवी रेज चाहिए होता है, इसलिए हम लोग को बोला जाता है कि धूप सेको विटामिन डी मिलेगा। एक्चुअली विटामिन डी नहीं मिलता है, विटामिन डी का सिंथेसिस होता है शरीर पे, जब भी हम लोग का शरीर यूवी रेज पे एक्सपोज होता है, ठीक है। उसके बाद यूवी रेज का यूज ब्लैक लाइट्स में भी यूज किया जाता है। उसके बाद में आता है एडवर्स इफेक्ट, ये स्किन को जला देता है। अभी का यूवी रेज बहुत ही खतरनाक होता है, तो ये सनबर्न भी करता है। अगर ओवर एक्सपोज हो जाए तो स्किन कैंसर का भी खतरा रहता है। और कैटरैक्ट्स का मतलब आई का डिफेक्ट्स, ठीक है। यूवी रेज का डिफेक्ट्स आँख में भी पड़ता है, जो कि कैटरैक्ट्स, और इसको हिंदी में बोला जाता है शायद मोती बिंदु। आँख में सफ़ेद करके वो प्यूपिल के जगह में सफ़ेद बन जाता है, ठीक है। अब चलते हैं एक्स रेज का क्या यूज होता है, आप लोगों को पता होगा। डिटेक्शन ऑफ फ्रैक्चर्स इन बोन्स, हड्डी में कहाँ पे फ्रैक्चर है उसी को पता लगाने में भी ये एक्स रेज का यूज किया जाता है। यूज इन क्रिस्टलोग्राफी, क्रिस्टल का स्ट्रक्चर पता लगाने के लिए भी एक्स रेज का यूज किया जाता है। और इसका एडवर्स इफेक्ट क्या है, अगर ये कुछ ज़्यादा ही एक्सपोज हो जाए तो ये टिश्यू को डैमेज करता है, सेल्स को डैमेज करता है। और ये इसका ओवर एक्सपोजर से क्या होता है, रिस्क ऑफ कैंसर भी होता है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर एक्सरे करने जाओ और तुमको कैंसर हो जाए, ऐसा नहीं होता है।
ओवर एक्सपोजर या फिर कुछ ज़्यादा एक्सपोज एक्सरे से होने से आप लोग का रिस्क होता है। कुछ भी ज़्यादा करो तो रिस्क तो रहता ही है, ठीक है। अब चलते हैं गामा रेज। गामा रेज क्या में किया जाता है? ये कैंसर थेरेपी पे यूज़ किया जाता है और वेल्डिंग चेक किया जाता है, जो कि है बहुत सारा वेल्डिंग में अगर फॉल्ट होने से गामा रेज के यूज से फॉल्ट को चेक किया जाता है कि वहाँ पे ठीक से वेल्डिंग हुआ कि नहीं हुआ है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, वेल्डिंग करते वक्त कोई जगह छूट जाता है और वही छूटा हुआ जगह को पता लगाता है हम लोग का गामा रेज, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग का अगला, इसका गामा रेज का एडवर्स इफेक्ट। गामा रेज का एडवर्स इफेक्ट क्या होता है? ये डीएनए को डैमेज करता है। आप लोगों को पता होगा, लाइफ साइंस पढ़ने वाले लड़के लोग को डीएनए और आरएनए होता है हम लोग का क्रोमोसोम्स में, ठीक है। और रेडिएशन सिकनेस, अब ये गामा रेज एक रेडियो एक्टिव रेज भी होता है, तो ये क्या करता है? रेडिएशन वाला सिकनेस को भी पैदा करता है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है लास्ट टॉपिक लाइट के चैप्टर से, ठीक है। अब चलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट वाला टॉपिक पे। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है? व्हेन द लाइट रेज पासेस थ्रू द एटमॉस्फेयर इट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर। These molecules further emit visible radiation in all the direction and this phenomenon is called scattering of light। जैसे कि scattering of light का एक उदाहरण देता हूँ कि आकाश क्यों नीला होता है, ठीक है। जब सनसेट होता है तो वो रेडिश कलर का क्यों होता है, ठीक है। ये सब किसकी वजह से होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। इसमें बोला गया है व्हेन द लाइट पासेस थ्रू द एटमॉस्फेयर, क्योंकि हम लोग का अर्थ में एटमॉस्फेयर है, इट इज एब्जॉर्ब बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ द एयर। इसको लाइट को क्या करता है? एयर का मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब करता है ये लाइट को, ठीक है। दिस मॉलिक्यूल्स फर्दर इमिट विजिबल रेडिएशन। अगर कुछ ये एब्जॉर्ब करने से क्या होता है? कुछ ना कुछ तो रिफ्लेक्ट या फिर रेडिएट तो करता ही है, और ये जब रेडिएट करता है उसी फिनोमिनन को बोला जाता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब उसी फिनोमिनन से हम लोग का स्काई ब्लू होता है जब क्लियर स्काई हो। अगर क्लियर स्काई नहीं होने से, बादल लगा होने से, तो स्काई ही क्यों दिखेगा, ठीक है। The sky looks blue because sunlight get scattered by tiny gas molecules in the atmosphere। क्या होता है? The sky looks blue because sunlight gets scattered by tiny gas molecules in the atmosphere। वो एटमॉस्फेयर में जो गैस का मॉलिक्यूल्स होता है वो क्या करता है? स्कैटर्ड करता है। अब कैसे स्कैटर्ड करता है? सनलाइट इज मेड अप ऑफ मैनी कलर्स, वी नो दैट वेरी वेल। सनलाइट को व्हाइट लाइट से भी कंपेयर किया जाता है, बट अकॉर्डिंग टू द रेलेक्स लॉ शॉर्ट वेवलेंथ कलर्स लाइक ब्लू आर स्कैटर्ड मच मोर देन द लॉन्ग वेवलेंथ कलर्स लाइक रेड। जिससे कि हम लोग ने बोला था कि डिस्पर्सन भी ब्लू इंडिगो वायलेट, ये ब्लू जैसा ही कलर है, इसी का ही डेविएशन होता है। और स्कैटरिंग भी यही, रेलेक्स लॉ भी यही बोलता है कि शॉर्ट वेवलेंथ, ठीक है, शॉर्ट वेवलेंथ जैसे कि कलर्स लाइक ब्लू आर स्कैटर्ड मच मोर देन द लॉन्ग वेवलेंथ लाइक रेड। क्योंकि ब्लू कलर से ज़्यादा स्कैटर्ड होता है इन कंपेरिजन टू द रेड, क्योंकि ब्लू कलर्स का वेवलेंथ कम होता है। When sunlight enters the atmosphere, nitrogen and oxygen molecules scatter blue light। जब सनलाइट एटमॉस्फेयर पे इंटर करता है तो हम लोग का एटमॉस्फेयर में कौन कौन से गैसेस या फिर गैसेस ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सनलाइट को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है और स्कैटर करने का काम चालू कर देता है, जो कि ब्लू लाइट इन ऑल द डायरेक्शन। दिस स्कैटर्ड ब्लू लाइट रीचेस आवर आइज फ्रॉम एवरी पार्ट ऑफ द स्काई। अब ये गैस मॉलिक्यूल्स नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अब ब्लू लाइट को स्कैटर करने चालू कर देता है, तो हम लोग जहाँ पे भी देखें तो ये ब्लू कलर का दिखाई देने लगता है, ठीक है। तो अभी लाइट टॉपिक ख़त्म, ठीक है। थोड़ा सा लंबा हुआ, शायद 1 घंटा भी पहुंच जाएगा, ठीक है। लाइट टॉपिक थोड़ा ज़्यादा ही लंबा था, जिसमें हम लोग ने स्पेरिकल मिरर, रिफ्लेक्शन, उसके बाद में स्पेरिकल मिरर का यूजेस भी किया, ठीक है। उसके बाद में रिफ्लेक्शन, उसके बाद में रिफ्रैक्शन का लॉज, उसके बाद में रे डायग्राम, सब कुछ किया। डिस्पर्सन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, सब कुछ ख़त्म हो गया। यहीं से ही क्वेश्चन बनने का बहुत ज़्यादा चांसेस है।
और इससे एक दो न्यूमेरिकल्स जैसे कि लीनियर मैग्नीफिकेशन से कुछ न्यूमेरिकल्स बन सकता है। और आप लोगों को जैसे कि वो रे डायग्राम वाला चार्ट भी याद करके रखना पड़ेगा। जैसे कि जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी होगा तो इमेज कहाँ पे बनेगा, ठीक है। और कभी कभी पूछा जाता है कि ड्रॉ रे डायग्राम फॉर एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऐसा करके पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं हम लोग का अगले चैप्टर पे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। स्टे ट्यून्ड इन द चैनल फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस।